सो हे homies, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जान दोगे तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर से देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और स्पेशली स्वॉर्ड स्टार में जब तक तुम प्रीवियस एपिसोड को नहीं जान लोगे, दिमाग तुम्हारा बीच बीच में हैंग होता रहेगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो भाई तुम तो नॉवल वाले हो, अलग लेवल पे है तुम्हारा दिमाग, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। बट स्टिल बाकी जो मेरे होमीज हैं जिनको याद नहीं तो यार जाकर देख लो, वरना यहाँ पक्का तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, फिर कंफ्यूज होते फिरोगे, जो कि मैं नहीं चाहती। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज के इस फैंटास्टिक से एपिसोड को शुरू करते हैं। बट इससे पहले एक बार प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने लू फेंग को ब्रेक थ्रू करने के चलते उस खुशी में उसे यूनिवर्स वेनरेबल वाले इलाके में उसे उसका एक पैलेस गिफ्ट किया। तब यहाँ पे मिरर किंग आ जाता है जो कि लू फेंग को चैलेंज करता है और लू फेंग इसके चैलेंज का एक्सेप्ट करता है, जो देखकर किंग टू यान को लू फेंग की फिक्र होती है। लेकिन वो कहता है कि मास्टर मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी ऐसे बैंड बजाऊंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिरर किंग को देखते हैं जहाँ पर वो उस लोकेशन में पहुंच गया था। और तभी यहाँ पे हम लू फेंग को भी देखते हैं जो कि एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ आ जाता है। और मिरर किंग कहने लगता है कि हमारे इस बैटल को ना मैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में लाइव टेलीकास्ट करने वाला हूँ, ताकि जो लोग भी तुम्हें और मुझे जानते हैं ना, सबको पता चल जाए कि मैं तुम्हें कितनी बेरहमी के साथ मारने वाला हूँ। अब यहाँ पे एंसेस्टर गॉड सेक्ट के चारों कोने कोने में इसका लाइव टेलीकास्ट तो शुरू हो जाता है। सभी लोग देखकर कहने लगते हैं कि हाँ, इस ह्यूमन को तो कुचल डालो, हम जैसे मॉन्स्टर रेस के बंदों के बीच में इस ह्यूमन की कोई जगह नहीं, इसे इसकी औकात दिखा दो। सभी लोग यहाँ पर लू फेंग की मौत की डिमांड कर रहे थे और पूरा का पूरा ये जो एंसेस्टर गॉड किंगडम था, सब जगह बस लू फेंग की बात हो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेवन स्वॉर्ड किंग है और जो किंग टू यान है, इससे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी एक लेडी यहाँ पे कहने लगती है कि एक बात बताओ कि क्या ब्लेड रिवर किंग के जीतने के चांसेस हैं, जिस पे किंग टू यान कहता है कि बस तुम देखते जाओ, अभी तो शुरू हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिवर्स के बहुत बड़े बड़े नामी दिग्गज इस बैटल को देख रहे थे, जिनमें से एक आइस वुल्फ किंग भी था। सिटी लॉर्ड भी अपने इस डिसाइपल के बैटल को देख रहे थे और उन्हें पता था कि अंजाम क्या होगा। यहाँ तक कि इंसेक्ट किंगडम की जो लीडर थी वो भी इस नजारे को देखे जा रही थी। यहाँ पे लू फेंग तभी सबके सामने कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा नासबर नहीं देखा, जिसे हारने की इतनी जल्दी है, इसे इस बात से परवाह नहीं कि आज वो पूरे यूनिवर्स के सामने हारने वाला है। वैसे तुम्हें सबके सामने हरा के ना मुझे बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे ये सुनना ही था कि मिरर किंग कहने लगता है कि तुम्हारे इस एरोगेंस को ना मैं मिट्टी में मिला के राख कर दूंगा। और तभी वो अपनी थंडर पावर को अनलीश करता है, जिसके चलते वो आसपास के स्टोन्स को अपनी तरफ गैदर करता है। तभी लू फेंग अपने बालों को सेट करते हुए एक स्ट्राइक करता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर इसकी बैटलिटी को देखकर मिरर किंग भी शॉक्ड रह जाता है। वो कहने लगता है यो, लगता है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और साथ ही उसके डिवाइन पावर की जो कैपेसिटी है वो देखकर भी वो हैरान था। और तभी वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रेक थ्रू करने के बाद इसकी डिवाइन पावर की कैपेसिटी मुझसे ज्यादा बढ़ कैसे सकती है। और तभी वो रियलाइज करता है कि ये अपनी पावर को होल्ड कर रहा है और कहता है कि आखिर तुम अपनी पूरी पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे, जिस पे लू फेंग कहता है कि तुम इस लायक ही नहीं। और तभी वो अपने स्टार बॉल की पावर का यूज करता है, जहाँ पर वो एक प्लैनेटरी लेवल का अटैक करता है। लेकिन तभी ये मैक्सिमाइज होते होते एक ब्लैक होल का शेप ले लेता है और इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पर मिरर किंग को उसमें समाना शुरू कर देता है। यहाँ पर मिरर किंग को ना चाहते हुए भी अपने आर्मर को भी रिलीज करना पड़ता है और उसके बॉडी पर हम गोल्डन किंग आर्मर को देख पाते हैं। यहाँ पे वो एक रिवर्स एनर्जी वाला अटैक को रिलीज करता है, जिसके चलते वो उसके ब्लैक होल वाले अटैक को पूरी तरीके से नलिफाई कर देता है। बट लू फेंग, जिसने की ऑलरेडी यहाँ पर अपने पीछे एक बड़े से ब्लैक होल को प्रिपेयर करके रखा था, जो कि उसके सारे अटैक को अब्सॉर्ब करने के लिए इनफ था, तो यहाँ पर जब वो लू फेंग के ऊपर काफी सारे अटैक करता है तो लू फेंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही काफी सारे ब्लैक होल्स को प्रिपेयर कर देता है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में बनती है। और जिस पे मिरर किंग कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर तुम इतने सारे अटैक कर पा रहे हो एक ही साथ एक ही स्केल पर, लेकिन मेरा भी नया टेक्निक तुम्हें पूरी तरीके से मिटा के रख देगा। ये कहते हुए वो शैडो ऑफ अनाइलेशन नाम की, यहाँ पे हम मिरर किंग के एक ब्लैक शैडो को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन पावर थी। और तेजी से जाते साथ ही अपना मुंह खोलता है और लू फेंग को डिवोर करने जाता है, लेकिन लू फेंग तो इसके मुंह में ही काफी सारे जो ब्लैक होल्स है उन्हें डाल देता है, जिसके चलते यहाँ पर इसका ये जो शैडो अनाइलेशन अटैक था ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। और यहाँ पर लू फेंग उस ब्लैक होल का दायरा और अपनी बॉडी का साइज इतना ज्यादा एक्सपेंड कर लेता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी मुट्ठी से उस ब्लैक होल समेत वो उसे क्रश कर देता है। और इससे हमें एक चीज पता चलती है कि यहाँ पर लू फेंग की अपनी ओरिजिनल बॉडी परफॉर्म नहीं कर रही है, बल्कि उसका वो जो नेदर क्लोन है, जो उसका थर्ड क्लोन बॉडी है, वो यहाँ पे फाइट कर रहा है। और तभी इस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मिरर किंग की बॉडी काफी दूर जा गिरती है। लेकिन तभी वो एक और डेडली अटैक लू फेंग की तरफ करने को जाता है, जिसपे लू फेंग कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हारा कोई चांस नहीं। जिसके बाद वो और सारे ब्लैक होल अटैक को यूज करता है, जहाँ पर उसके हर एक अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एंड देन लू फेंग यहाँ पर अपने गोल्डन वी
बीस्ट के पावर को अनलीश करता है और उसके टेल से एक ऐसा स्लैश अटैक देता है कि भाई साहब यहाँ इसका खेल खत्म। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अटैक इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पर जो आइसफॉल किंग है वो भी अपनी सर नीचे कर लेता है, कहता है कि नहीं इस अटैक के आगे तो इसका टिकना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ पे हम मिरर किंग की बॉडी को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और इसकी जो इमोर्टल बॉडी थी वो एक सिंगल स्ट्राइक से ही 6% से ज्यादा अनाइलेट हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बॉडी स्पेस में काफी दूर तक उस इम्पैक्ट के चलते ट्रेवल करती है और जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ के प्लैनेट्स को ये डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। लो फेंग के ये जो ब्लैक होल वाले प्लैनेटरी लेवल के अटैक थे ये भी इसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लो फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जरिए से उसके टेल से एक और अटैक करता है और यहाँ पर इसकी बॉडी पर एक और अटैक पड़ता है और गोल्डन बीस्ट इसकी बॉडी के साथ कैच खेलना शुरू कर देता है और हर एक इम्पैक्ट के चलते इसकी जो इमोर्टल बॉडी थी वो और ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगती है और यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि जो लोग भी इस बैटल को देख रहे थे और लो फेंग के सपोर्ट में थे यानी कि ब्लेड रिवर किंग के, वो सभी तो यहाँ पे खुशी से झूम उठते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ ये हुई ना बात। यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन रेस से बिलोंग करने वाले सभी लोग लो फेंग को चीयर अप कर रहे थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सेवन स्वॉर्ड किंग को भी अब इस बैटल में मजा आ रहा था और वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और अब देखना कि ये मैच ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इस दौरान यहाँ पे हम किंग क्लियान को देखते हैं जहाँ पर उसे अपने डिसाइपल यानी कि लो फेंग के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी मिरर किंग के सपोर्टर जो थे उनका तो चेहरा ही उतर चुका था क्योंकि इस स्क्रीन पे लो फेंग जिस कदर मिरर किंग की बजा रहा था इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक ह्यूमन जो कि इस वक्त यूनिवर्स वल्नरेबल के लेवल पे पहुंचा भी नहीं लेकिन बहुत बुरी तरीके से आज एक यूनिवर्स वल्नरेबल की बैंड बजा रहा है। यहाँ पे लो फेंग का तांडव अभी भी नहीं रुकता, लिटरली वो उसे इतना मारता है कि यहाँ पर इन सभी की जो स्क्रीन है वो तक ब्लैंक हो जाती है। सभी लोग ये देखते साथ ही और ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और मन में शुक्र मना रहे थे कि अच्छा हुआ कि मिरर किंग की जगह हम उससे चैलेंज करने नहीं गए। इस दौरान हम लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो जो मिरर किंग है उसे बहुत बुरी तरीके से मसल रहा था, अपने टेल के जरिए से इस कदर इसकी बैंड बजा रहा था कि यहाँ पर वो चीखते चिल्लाते हुए कहता है मुझे बस एक मौका मिले फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन यहाँ पर जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है यहाँ पर लो फेंग अपने टेल के जरिए से इसे बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है और एंड में वो अपने पंजों के बीच उसे फंसाते हुए स्पेस को क्रैक करते हुए उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिसके चलते वो काफी दूर जा गिरता है और अब यहाँ से वो एस्केप करने को देखता है। लेकिन लो फेंग इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था, आज तो वो दिखा के रहेगा कि क्यों लो फेंग को रूथलेस कहा जाता है। वो वापस इसके पीछे पड़ जाता है और वापस से वहाँ पर उसकी मार लगाना शुरू कर देता है। लो फेंग अब तक उसे न जाने कितनी बार टुकड़ों में काट चुका था लेकिन इमोर्टल बॉडी होने के चलते उसकी बार बार रीजनरेट कर रही थी और उतनी ही बार लो फेंग उसे काट रहा था। यहाँ पे फाइनली हमें पता चल चुका है कि लो फेंग की जो थर्ड क्लोन बॉडी है यानी कि नीदर वर्ल्ड बॉडी किस कदर टेरिफाइंग पावर को पोसेस करती है। अब यहाँ जब ये बात मिरर किंग को पता चलती है तो उसके भी होश उड़ चुके थे। वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम एक क्लोन को कैरी किए हो। हाँ, यहाँ पे जैसे इस बात का उसे पता चलता है वो यहाँ से उल्टे पैर भागना शुरू कर देता है लेकिन लो फेंग वापस से अपने मिनी ब्लैक होल्स के जरिए से इस पे हमला करता है जो कि एक्सपैंड होते साथ ही उसके ऊपर तेज तनातन हमला करते हैं और लिटरली उसकी 50% से ज्यादा ये बॉडी को अब तक ये डैमेज कर चुका था। लो फेंग भी यहाँ पे फील कर पा रहा था कि अब बस आधी बॉडी और बची है यानी कि आधी मॉडल बॉडी और बची है और जिसे पूरी तरीके से मिटाने के बाद ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इस दौरान हम देखते हैं कि लगातार वो जो ब्लैक होल्स थे इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे, लगातार वो उसे बीच से काटते हुए आगे बढ़ते हैं और लगातार इसकी बॉडी रीजनरेट होती रहती है और जब इसकी इमोर्टल बॉडी का एक पोर्शन डिस्ट्रॉय होता है तो लो फेंग उसे बॉडी काउंट करता है यानी कि अब तक लो फेंग 4539 बार से मार चुका है। अब हम देखते हैं कि मिरर किंग भी समझ चुका है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं, अगर लगातार वो इससे ऐसे ही बैटल करता रहा वो लगातार उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा और तब तक डिस्ट्रॉय कर देगा जब तक कि वो डीप स्लीप में ना चला जाए। तो अब वो समझ आता है कि डू और डाई का सिचुएशन है पर वो जानता है कि अगर वो बच भी जाए तो भी ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि मैं मरूंगा तो इसे भी लेके मरूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी इस बॉडी को यहाँ पे एक्सप्लोड करा देता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा वाला था लेकिन लो फेंग सिल्वर विंग किंग के जरिए से अपनी बॉडी को पूरी तरीके से यहाँ बचा लेता है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक बनता है और लो फेंग जिसे देखते साथ ही उस ओर टर्न होता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक टेंटिकल जैसी चीज बाहर निकलती है जो कि दिखने में किसी का हाथ लग रहा था। और भाई साहब यहाँ पे नॉर्थर्न फ्रंटियर अलायंस का दी मोस्ट सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो कि डिवाइन जनरल में से एक माना जाता है वो आ जाता है। यहाँ पर इन्हीं के अलायंस का एक डिवाइन वेनरेबल मारा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे का नाम वेनरेबल पेई फेंग है और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरल है लेकिन यहाँ पे लो फेंग इसकी पावर को देखकर ही समझ आता है कि ये जो डिवाइन जनरल्स होते हैं ना, जो ट्रू डिवाइन जनरल्स उनसे थोड़ा कमजोर है और इससे साबित होता है कि जो फ्रंटियर अलायंस है वो अभी भी ब्लेड रिवर किंग को हल्के में ले रही है, तभी तो यहाँ पर इसे भेजा है। लेकिन ये जैसा भी है इसे एक कॉस्मिक ओवरलॉर्ड के रूप में भी कंसीडर किया जा सकता है और इसे हल्के में लेना लो फेंग के लिए महंगा पड़ सकता है। इस दौरान लो फेंग जैसे पीछे टर्न होता है तो मिरर किंग के यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स
नजर आते हैं। जरा सोचो, 4 हफ्ते पहले तक ये खुद ब्लेड रिवर किंग यानी कि अपने लू फेंग को हंट करना चाहता था ट्रेजर्स के चलते, और आज ये खुद उसका शिकार बन चुका है। इससे पता चलता है गाइस कि लालच बुरी बला। यहाँ पर लू फेंग अपने स्टोरेज पेज में उसे तो रख लेता है, पर तब तक यहाँ पर ये जो वेनरेबल पेई फेंग है वो अपने टेंटिकल्स को चारों ओर बिछा देता है। लिटरली उसका एक मैसिव सा फिगर लू फेंग के पीछे अपीयर होता है, जो कि दोनों हाथों से उसे क्रश करने वाला था। और जब लू फेंग ने जो मिरर किंग है उसके ट्रेजर्स को रख लिया था, तो जिसके चलते इसे काफी गुस्सा आता है, और फिर भी वो प्यार से कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, तुमने मिरर किंग को मार दिया है, लेकिन उसके जो ट्रेजर्स है, उसके जो बिलोंगिंग्स है, वो हमारे नॉर्दर्न फ्रंटायर अलायंस से बिलोंग करता है, तुम इसे नहीं रख सकते। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना, या फिर मैं दूसरी भाषा का इस्तेमाल करूँ? यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि मजाक अच्छा था, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। वो अपने सिल्वर विंग्स को एक्सेलरेट करते हुए यहाँ से तेजी से निकल जाता है और कहता है कि मिरर किंग को मैंने मारा है, मेरे हाथों से वो मारा गया है, तो उसके ट्रेजर्स भी मेरे हुए, और जो चीज मेरी है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। ये कहते हुए वो और तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पेई फेंग भी इसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम उसे नहीं रख सकते। ये कहते हुए वो अपनी स्पीड को और बढ़ाता है, लेकिन पीछे से ये भी उसे फॉलो करता है। तो लू फेंग कहने लगता है कि अगर आज उसकी जगह मैं मारा जाता तो क्या तुम मेरे ट्रेजर्स को ह्यूमन रेस को दे देते? हाँ, नहीं देते ना, तो अब निकलो। अगर अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम फिर भी इसे लेना चाहते हो तो मुझे आजमा के देख लो, अगर तुम मुझसे छीन सकते हो तो ले सकते हो, तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी बन रहे हो। लू फेंग हंसते हुए इसकी बात टाल देता है और काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इस दौरान ये बंदा कहता है कि ठीक है, अब तुम मरोगे, और तभी वो अपने वल्नरेबल पावर को अनलीश करता है, जहाँ पे आसपास के जो जितने भी प्लैनेट्स थे वो इसके इम्पैक्ट के आते साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर एक सोनिक अटैक वो उसकी तरफ कर देता है, जो जैसे ही लू फेंग को हिट होता है उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी जो सोल है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हो। लू फेंग खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे उसका ये जो सोल अटैक था लू फेंग की कोर को ही जैसे डैमेज कर रहा था। लू फेंग कहता है कि अरे नहीं, ये बहुत बुरी खबर है, और इसका सोल अटैक ऑलरेडी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के लेवल तक पहुंच चुका है। अब लू फेंग यहाँ पर अपनी कोर की पावर को अनलीश करता है और कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी से यूज करूंगा, कि तभी यहाँ पर उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है और लू फेंग वापस से यहाँ से एस्केप करने लगता है। ये देख कर पेई फेंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने कि मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और लू फेंग आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि यार तुम्हारे अटैक ना बहुत ही ज्यादा एवरेज है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये सुनकर ये वापस उसके ऊपर अटैक चलता है, जिसके चलते जैसे वहाँ का लॉ थोड़ी देर के लिए सही उसके कंट्रोल में आने लगता है। लू फेंग यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन वापस से वो आगे बढ़ने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, इसके इस अटैक में मेटल, वुड, वाटर, फायर, थंडर और लाइटनिंग ये सभी मिले हुए हैं, जिसके चलते इसका ये अटैक इतना पावरफुल है, और जिसके चलते उसके इस अटैक में टाइम और लाइट का जो हायर रियलम का लॉ है वो फ्यूज्ड है। अब हम देखते हैं कि लू फेंग फिर भी आगे बढ़ता है, पर तभी यहाँ पे पेई फेंग भी अपने ऐसे ही 5 एलिमेंट्स वाले अटैक को काफी सारे अमाउंट में प्रिपेयर करता है और सभी को एक साथ लू फेंग की तरफ छोड़ देता है। और यहाँ पे जैसे ही एक अटैक उसके बॉडी को टच करता है, उसका आर्मर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है, जो देखकर लू फेंग भी शॉक्ड था और वो हैरानी के साथ कहता है कि इसने इंस्टेंटली मेरे आर्मर को 60% तक कोलैप्स कर दिया। अब मैं समझा कि कॉस्मिक ओवरलॉर्ड के जो मेथड्स है वो इतने ज्यादा टेरिफाइंग क्यों होते हैं, क्योंकि ये आपके एहसास करने से ही पहले ये पलक झपकते ही आपके अस्तित्व को ही मिटा के रख सकता है। लू फेंग काफी ज्यादा टेरिफाइड था, वो यहाँ से दूर जाने लगता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास इंटेंस अमाउंट में डिवाइन पावर है, इसके चलते मेरा आर्मर तेजी से हील हो रहा है और मेरी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। लू फेंग यहाँ से तेजी से एस्केप कर रहा था, लेकिन वो फील कर चुका था कि कॉन्स्टेंटली फाइट करने की वजह से इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा डैमेज हो रही है, लेकिन डिवाइन पावर के चलते उसकी बॉडी काफी तेजी से रिकवर भी कर रही है। तो लू फेंग के लिए ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। यहाँ भी ये चीज जो है वो पेई फेंग भी नोटिस कर लेता है, और वो भी हैरान था कि इसके पास अभी से कितना पावरफुल क्लोन है जो कि बार बार से रिकवर करा रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरे इस अटैक से मरने से सरवाइव कर गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो क्लोन है ना जो कि इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, ये कोई आम क्लोन नहीं होगा। मैं हैरान हूँ कि इसके पास ऐसा टैलेंट है कि जिसके जरिए से ये क्लोन को बना सकता है, और इतने टेरिफाइंग लेवल के क्लोन्स को। पर क्या हो कि अगर मैं इसके क्लोन और इसे एक साथ मार दूं, फिर तो ये पूरी तरीके से मिट जाएगा। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपने टेंटिकल्स को फैलाना शुरू कर देता है। लू फेंग जो कि अब तक उसकी रडार से दूर था, अचानक से वो खतरा फील करता है। लू फेंग और तेजी से यहाँ से भागने लगता है और वो समझ जाता है कि एक कॉस्मिक ओवरलॉर्ड के बीच का बैटल कितना खतरनाक होता है, और अगर एक बार मेरी ह्यूमन बॉडी इसकी किसी अटैक के चपेट में आ गई तो वो पूरी तरीके से अनाइलेट हो जाएगी। लू फेंग यहाँ पर अपनी एंशिएंट गैलेक्सी एस्केपिंग टेक्निक का यूज करने की सोचता है, लेकिन वो जानता है कि वो यहाँ के जो टाइम लॉ है उससे तो एस्केप नहीं कर सकता, और अगर मैंने कोई भी गलत फैसला लिया तो मेरे जो वैल्यूएबल ट्रेजर्स है वो भी इसके हाथों लग जाएंगे। मुझे हर हाल में यहाँ से जिंदा और सही सलामत निकलना ही होगा। लू फेंग अब यहाँ पे सोचता है कि क्यों ना मैं किसी ट्रेजर को सैक्रिफाइस करके यहाँ से निकल जाऊँ। यहाँ पे इस बंदे का रेंज भी काफी
ज्यादा बढ़ने लगता है और यहाँ पे लू फेंग को एस्केप करता हुआ देखकर वो कहने लगता है कि ब्लेड रिवर किंग सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम यहाँ से कभी भाग के नहीं निकल सकते। यहाँ तक कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारा सबसे पावरफुल आर्मर भी होना तो भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। लेकिन तभी लू फेंग यहाँ पर अपने नीदर क्लोन बॉडी को आगे कर देता है। उसका एक पंजा उसके उस अटैक से जा टकराता है, जो कि धीरे धीरे करके इसे अपने अंदर समाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि नाइन नीदर क्लोन बॉडी के पास काफी अमाउंट में डिवाइन पावर्स है, जिसके चलते ये ज्यादा इसे अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और एक जगह पर आकर उसका हाथ रुक जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखकर तो पेई फेंग को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो कहने लगता है कि यार ये किस टाइप की स्पेशल लाइफ है। यहाँ पे लू फेंग बताता है कि मैंने एक सिंगल स्ट्राइक से ही अपने डिवाइन बॉडी का 9% पूरी तरीके से गवा दिया है और ये बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि एक ऑर्डिनरी यूनिवर्स वनरेबल भी अगर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले तो भी वो मेरी इस डिवाइन बॉडी का 1001% भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे इस अटैक के चलते मैंने अपनी 9% डिवाइन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी कि तुम वाकई में एक कॉस्मिक ओवरलॉर्ड कहलाने के लायक हो। अब यहाँ पे हम पेंग फी को देखते हैं जो कि उसके सामने आ जाता है। इस दौरान हम नाइन नीदर क्लोन बॉडी को भी देखते हैं जो कि एक्सपेंड करता है। ये देखते साथ ही वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बॉडी तुम्हें मुझसे बचा लेगी। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने टेंटिकल्स को फैलाने लगता है। लेकिन लू फेंग तो अपनी नाइन नीदर क्लोन बॉडी को ही यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कराना चाहता था और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। और लू फेंग मौका देखते ही यहाँ से तेजी से निकलने लगता है और बताता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने 9000 किलोमीटर लंबी एक डिवाइन बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कराया है, लेकिन ये बस 20% इंजर्ड हुआ। हाँ, कितनी गलत बात है। अब हम पेई फेंग को देखते हैं जहाँ पर इस इम्पैक्ट के चलते उसने अपनी 20% से भी ज्यादा डिवाइन बॉडी को लॉस कर दिया है और अब वो गुस्से से तिलमिला रहा था और कहता है कि ब्लेड रिवर किंग मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। आते साथ ही कहने लगता है कि वनरेबल पेई फेंग अब बहुत हो गया, बस करो। यहाँ पे वनरेबल ऑटम माइंड को देखते साथ ही लू फेंग उसे ग्रीट करता है और हमें बताया जाता है कि ये बंदा असल में 7 स्टार ऑफ होंगमेंग का एक ओवरलॉर्ड है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही किंग टू यान का ये बहुत अच्छा दोस्त भी है। लू फेंग भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था और मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही गॉड जनरल के लिए एक बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट भी। हम देखते हैं कि पेंग फेई से अब ये वनरेबल कहने लगता है कि देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे मैच के नहीं हो, तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत मैं इससे भी ज्यादा खराब कर दूंगा। और हाँ, मुझे मजबूर मत करना कि मैं मेरे क्लैन के बाकी के मेंबर्स को भी यहाँ पे समन करूँ। यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी हम देखते हैं कि एक बंदा अपीयर हो जाता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो पेंग फेई थी उसकी हालत तो खराब हो जाती है। वो कहता है कि वनरेबल वाइन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो? और कोई बात नहीं, आज तुम्हारा वक्त है, कल मेरा वक्त आएगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर जो लू मेंशन है इसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फेंग मौजूद था और यहाँ पर उसके ब्रेक थ्रू की पार्टी चल रही थी। इस दौरान यहाँ पर हम देखते कि जो मास्टर किंग टू यान है वो भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो ग्रीट करता है और यहाँ पे जो मास्टर किंग टू यान है उसे देखते साथ ही बाकी सारे लोग लू फेंग को छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। और अब लू फेंग चुटकी बजाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी वाइन की बोतल आ जाती है, जिसे देखकर किंग टू यान के तो होश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये दोनों मास्टर डिसाइपल बैठ के पीना शुरू कर देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। अब हम देखते हैं कि किंग टू यान तो लू फेंग की इस विक्ट्री पे काफी ज्यादा खुश था। वो बताने लगते हैं कि जिन भी वेनरेबल को तुम्हारे ऊपर शक था और जिन्हें लगता था कि शायद तुम सूटेबल नहीं हो, उन सभी को भी तुमने इस बैटल को जीतकर एक करारा जवाब दिया है और उन सभी ने पर्सनली आकर मुझसे माफी मांगी है। लिटरली मुझे टाइम तक नहीं मिला, इतने लोगों की भीड़ लग चुकी थी। लू फेंग कहने लगता है कि हाँ, और बीते 2 दिन में काफी सारे लोग मुझे कांग्रेचुलेट करने आए हैं, लेकिन एक बंदा जिसे कि मैंने बुलाया नहीं, लगता है कि वो भी यहाँ पे आने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि क्या बात है, हाँ यहाँ पे पार्टी चल रही है और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। जिसके बाद ये लोग भी यहाँ पे खाना पीना शुरू कर देते हैं और यहाँ लू फेंग को वो जूनियर ब्रदर कहते हुए उसे कांग्रेचुलेट करता है और तभी वो बताने लगता है कि वैसे मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, और वो ये कि तुम हमारे सुप्रीम ह्यूमन काउंसिल को ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हें इसके लिए पास करार दिया गया है। ये सुनकर तो लू फेंग खुश हो जाता है और तभी किंग टू यान बताने लगता है कि वैसे मैंने सुना है कि जो सुप्रीम कॉन्फ्रेंस है ये काफी सालों में बस एक बार ही होती है और ये काफी ज्यादा रेयर भी होता है। मैंने ये भी सुना है कि जब जब ये ओपन होता है और इसके अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसपे सेकंड ब्रदर बताने लगता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और जहाँ तक मैं जानता हूँ और मुझे पता है तो मेरे ख्याल से ये जो काउंसलिंग है ना ये बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है और इस मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी कंटेंट होगा वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पर चिंता मत करो, जब भी ये होने वाला होगा तो उससे पहले ही इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को इसके बारे में बता दिया जाएगा और वक्त आने पर तुम्हें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस पे किंग टू यान और लू फेंग दोनों यहाँ में हमें जवाब देते हैं। अब वो आगे बताने लगता है कि वैसे मैं गेस कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि ये कोई इंटरनल मैटर हो, तुम समझ
समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस पे लुओ फेंग और किंग टुआन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इसी के साथ गाइस हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट उससे पहले गाइस हमने हमारे फेसबुक पेज में बियॉन्ड द टाइम के नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दिया है, जिसका की लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा और जाके चेकआउट जरूर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।